जय हिंद दोस्तों। 21 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया लेटर इशू किया था। इस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लेटर के तहत दो महत्वपूर्ण पॉलिसीज को चेंज किया गया था। नंबर 1, पेंशन एंटाइटलमेंट के रूल्स जैसे डिसेबिलिटी पेंशन, वॉर इंजरी पेंशन वगैरह, और नंबर 2, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स। मैंने इससे पहले नए पेंशन एंटाइटलमेंट रूल्स पर 3 वीडियो किए हैं। इन 3 वीडियोस में हमने जो जानकारी हासिल की थी वो इस प्रकार है। नंबर 1, डिसेबिलिटी पेंशन और इम्पेयरमेंट रिलीफ में क्या अंतर है और इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 2, कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ का क्या अर्थ है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 3, वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और नंबर 4, फौज की नौकरी के दौरान होने वाली इंजरीज को कैटेगरी ए, बी, सी, डी और ई में बांटा गया है। इन कैटेगरीज का क्या अर्थ है और इन इंजरीज के केस में कौन सी पेंशन मिलती है। इस वीडियो में मैंने वो तीनों वीडियोस को कंबाइन कर दिया है ताकि आपको नए पेंशन एंटाइटलमेंट रूल्स पर नॉलेज के लिए अलग अलग वीडियोस ना ढूंढने पड़े। तो चलिए एक एक करके तीनों वीडियो देखते हैं और शुरुआत करते हैं पहले वीडियो से। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा, 21 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर इशू किया था। इस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लेटर के तहत दो महत्वपूर्ण पॉलिसीज को चेंज किया गया है। नंबर 1, पेंशन एंटाइटलमेंट के रूल्स जैसे डिसेबिलिटी पेंशन, वॉर इंजरी पेंशन वगैरह, और नंबर 2, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स। इस वीडियो में हम नए पेंशन एंटाइटलमेंट रूल्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये नए रूल सिर्फ उन्हीं सैनिकों पर लागू हैं जिनका रिलीज मेडिकल बोर्ड 21 सितंबर 2023 के बाद हुआ है। 21 सितंबर 2023 से पहले पुराने रूल ही लागू होंगे। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में कवर करूंगा। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि डिसेबिलिटी पेंशन और इम्पेयरमेंट रिलीफ में क्या अंतर है। 21 सितंबर 2023 से पहले ये इम्पेयरमेंट रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं होती थी। पार्ट 2 में बताऊंगा कि अगर आपको मेडिकल बोर्ड एक से ज्यादा डिसेबिलिटी देता है तो टोटल डिसेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और पार्ट 3 में बताऊंगा कि पेंशन रूल्स के अनुसार इंजरी या बीमारी की कैटेगरीज क्या होती हैं। इन्हें जानना जरूरी है क्योंकि इसी कैटेगरी पर निर्भर करेगा कि डिसेबिलिटी पेंशन या इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेंगे या नहीं। अगर मिलेंगे तो कितने मिलेंगे। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन और इम्पेयरमेंट रिलीफ में क्या अंतर है। नोट करने वाली बात यह है कि 21 सितंबर 2023 से पहले इम्पेयरमेंट रिलीफ नहीं होता था। तो पहले अगर 20% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी मिलती थी और ये डिसेबिलिटी फौजी नौकरी के कारण होती थी तो सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाती थी। पर 21 सितंबर 2023 के बाद की रूल पोजीशन ये है, अगर वो सैनिक डिसेबिलिटी के कारण इनवैलिड आउट कर दिया जाता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। मतलब मान लीजिए नायक थापा का कॉन्वॉय के दौरान एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल गया और डॉक्टर्स ने कहा कि वो अब फौजी नौकरी के लायक नहीं है, तो उसे आर्मी से इनवैलिड आउट कर दिया जाएगा और इस केस में उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी जैसे 21 सितंबर 2023 से पहले मिलती थी। लेकिन अगर एक्सीडेंट के बाद नायक थापा को डिसेबिलिटी तो मिली पर उसकी फौजी नौकरी कंटिन्यू रही और वो 4 साल बाद अपनी सर्विस पूरी करके पेंशन जा रहा है, इस केस में उसे डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, उसे मिलेगा इम्पेयरमेंट रिलीफ। इसी तरह अगर नायक थापा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाता है तो भी उसे इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। तो सार ये है कि अगर इनवैलिड आउट हुआ तो डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस कंटिन्यू रही तो इम्पेयरमेंट रिलीफ। इन दोनों चीजों में समानता यह है कि दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका और दोनों का अमाउंट बराबर होता है। और अंतर क्या है? अंतर आपको गवर्नमेंट लेटर की भाषा में बताता हूं। तो इंटाइटलमेंट रूल्स 2023 का लेटर ये कहता है, इम्पेयरमेंट रिलीफ इज नॉट ए पेंशन, इट विल स्टॉप आफ्टर द डेथ ऑफ द रिसिपिएंट। इसका अर्थ यह है कि इम्पेयरमेंट रिलीफ एक अलाउंस है, ये पेंशन नहीं है। इसीलिए ये सैनिक की डेथ के बाद मिलना
बंद हो जाएगा। अब अर्थ ये है तो इसके परिणाम क्या है? इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम निकल कर आते हैं। नंबर 1, 21 सितंबर 2023 से पहले पूरी पेंशन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब क्योंकि इंपेयरमेंट रिलीफ पेंशन है ही नहीं, इसलिए इनकम टैक्स लगेगा। नंबर 2, 21 सितंबर 2023 से पहले डिसेबिलिटी एलिमेंट पर डियरनेस रिलीफ यानी डीआर मिलता था। इंपेयरमेंट रिलीफ पर डियरनेस रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पर क्लैरिटी नहीं है। ये दोनों चीजें एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 में स्पष्ट रूप से लिखी हुई नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट कि इंपेयरमेंट रिलीफ एक पेंशन नहीं है, मेरी समझ से इसका यही अर्थ निकल कर आता है। अगर आप में से किसी को इंपेयरमेंट रिलीफ मिल रहा है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए ताकि बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाए। थैंक यू। तो ये था पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कोई टॉपिक कवर करूं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं पक्का उन टॉपिक्स को भविष्य में कवर करूंगा। थैंक यू। तो ये था पार्ट 1 और अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि अगर आपको एक से ज्यादा डिसेबिलिटी मिलती है तो आपकी टोटल डिसेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए खोलते हैं गणित की नोटबुक और कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो ये उदाहरण है नायक बलविंदर का। नायक बलविंदर को रिटायरमेंट के समय 2 डिसेबिलिटी मिली हैं। वो है डिसेबिलिटी 1 हाइपरटेंशन और डिसेबिलिटी 2 नी इंजरी। दोनों प्रकार की डिसेबिलिटी है 10%। अभी कई बार ऐसा लग सकता है कि नायक बलविंदर को 2 डिसेबिलिटी क्योंकि 10% मिली है तो उसकी टोटल डिसेबिलिटी 20% यानी 20% हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। टोटल डिसेबिलिटी को इस प्रकार से कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये नीचे की टेबल में देखते हैं। तो उस टेबल में मैंने सबसे ऊपर लिखा है 100%, जो कि हमारी किसी भी बॉडी का टोटल फिटनेस लेवल होता है। अगली लाइन डिसेबिलिटी 1 हाइपरटेंशन 10%, जो कि बलविंदर को मेडिकल बोर्ड ने दिया है। उससे अगली लाइन में मैंने लिखा है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है कि डिसेबिलिटी 1 को निकालने के बाद बॉडी का फिटनेस लेवल कितना रह गया, जिसके लिए 100 में से मैंने 10 को माइनस कर दिया, तो अब फिटनेस लेवल आ गया 90% यानी 90%। उससे अगली लाइन में डिसेबिलिटी 2 नी इंजरी यानी घुटने की चोट के कारण जो डिसेबिलिटी मिली है उसको मैंने लिख दिया है, जो फिर से है 10%। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगली लाइन में है, जो है डिसेबिलिटी 2 नेट। मतलब डिसेबिलिटी 2 जो है वो 10% नहीं होगी, वो होगी बैलेंस फिटनेस लेवल यानी 90%। उसको हम गुणा करेंगे डिसेबिलिटी 2 से यानी 10% से, तब आ जाएगी नेट डिसेबिलिटी 2 जो कि है 9%। तो इसलिए नायक बलविंदर की टोटल डिसेबिलिटी बनेगी डिसेबिलिटी 1 10% प्लस डिसेबिलिटी 2 नेट 9% यानी टोटल 19%, 19%। तो ये था पहला उदाहरण। अभी एक और उदाहरण देखते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये उदाहरण है नायक गुरुंग का। नायक गुरुंग को रिटायरमेंट के समय 3 प्रकार की डिसेबिलिटी मिली हैं। वो है हाइपरटेंशन के लिए 10%, नी इंजरी के लिए 10% और बाजू में इंजरी के लिए 5%। तो देखते हैं कि नायक गुरुंग को टोटल डिसेबिलिटी कितनी मिलेगी। जाहिर है ये 25% नहीं होगी। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लाइन में, जैसे हमने पिछली शीट में लिखा था, टोटल फिटनेस लेवल है 100%। उसके अगली लाइन में डिसेबिलिटी 1 हाइपरटेंशन 10%। इसको मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया है। अब अगली लाइन में आ जाएगा बैलेंस, जैसे कि पिछली शीट में किया था। 100 माइनस 10, 100 में से 10 को घटा दिया तो फिटनेस लेवल आ गया 90%। अब अगली इंजरी है डिसेबिलिटी 2 घुटने की इंजरी, जो है 10%। तो इसको निकालने के लिए डिसेबिलिटी 2 नेट हमने कैलकुलेट किया, 90% को 10% से गुणा किया तो वो डिसेबिलिटी नेट आ गई 9%। इसको भी मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिया। उसके बाद अब बैलेंस कितना आ गया। बैलेंस निकालने के लिए हमने जो पिछला बैलेंस था यानी 90%, उसमें से नी इंजरी की नेट डिसेबिलिटी को माइनस कर दिया, यानी 90 में से 9 को घटा दिया तो बैलेंस आ गया 81% यानी 81%।
उसके अगले लाइन में मैंने लिख दिया है डिसेबिलिटी 3 आर्म इंजरी, जो कि है 5%। और सबसे लास्ट लाइन में लिखा डिसेबिलिटी 3 नेट। अब ये नेट डिसेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 81% को गुणा करेंगे 5% से, जो कि आ जाएगा 4%। इसको भी मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिया। और अब जितने भी ग्रीन में हाईलाइटेड हमारी जो कैलकुलेटेड डिसेबिलिटी आई हैं उन सबको जोड़ दिया, और उन सबको जोड़ के इनका टोटल आया 23%। इसका अर्थ है कि नायक गुरंग को रिटायरमेंट जाते समय टोटल 23% डिसेबिलिटी मिल जाएगी। ग्रेट, तो ये था पार्ट 2। और अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि सैनिकों को जो इंजरी या बीमारी होती है उसे कारण के अनुसार कितनी कैटेगरीज में बांटा जाता है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस का क्या अर्थ है। जब भी डिसेबिलिटी की बात आती है ये दोनों चीजें जरूर मेंशन होती हैं, उसकी इंजरी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस थी या नहीं, या उसकी बीमारी एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस थी या नहीं। तो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस का अर्थ है कि इंजरी या बीमारी का कारण फौजी नौकरी या फौजी ड्यूटी था। जैसे अगर एक एएससी ड्राइवर फौजी गाड़ी को लेकर पठानकोट से ले जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ और उसे इंजरी हो गई, तो ये इंजरी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस मानी जाएगी। ऐसे ही अगर हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग के दौरान सैनिक को हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई तो उसे एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा। तो ये था एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस का अर्थ। अब ये एग्रेवेटेड का क्या अर्थ है? तो एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कहते हैं जब इंजरी या बीमारी फौजी नौकरी के कारण नहीं हुई लेकिन उसके कारण पहले से बढ़ गई। जैसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम पहले से थी, हाई एल्टीट्यूड में पोस्टिंग हुई और प्रॉब्लम बढ़ गई, तो उसे कहा जाएगा एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। अब सेना में होने वाली इंजरीज या बीमारियों को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी ए, बी, सी, डी और ई। इंजरी या बीमारी किस कैटेगरी में आएगी ये इस पर निर्भर करेगा कि वो किस कारण से हुई है। तो देखते हैं इन कैटेगरीज का क्या अर्थ है। तो नंबर 1 है कैटेगरी ए। इस कैटेगरी में वो डिसेबिलिटी आती है जो फौजी नौकरी के कारण नहीं हुई है। जैसे सिपाही सिन्हा लीव पर गया और बाइक चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये इंजरी और उससे होने वाली डिसेबिलिटी कैटेगरी ए में आएंगी। इसी तरह कैंसर या किडनी की प्रॉब्लम जो फौजी नौकरी के कारण नहीं हुई है वो भी कैटेगरी ए में आएगी। स्पष्ट है कि कैटेगरी ए में होने वाली डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि इसका फौजी नौकरी से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2 कैटेगरी बी। इस कैटेगरी में वो डिसेबिलिटी आती है जो फौजी ड्यूटी करते समय किसी बीमारी से हुई है, जैसे हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग में। नंबर 3 कैटेगरी सी। इस कैटेगरी में वो डिसेबिलिटी आती है जो फौजी ड्यूटी करते समय एक्सीडेंट के कारण हुई है। तो कैटेगरी बी थी फौजी ड्यूटी के दौरान बीमारी से, और कैटेगरी सी है फौजी ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट से, जैसे फौजी कॉन्वॉय में जाते हुए एक्सीडेंट या इंटर यूनिट स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेते समय कोई इंजरी। याद रखने वाली बात, कैटेगरी बी और सी में होने वाली डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी पेंशन या इंपेयरमेंट रिलीफ मिलते हैं, और अगर ऐसी इंजरी से सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है। अब आते हैं कैटेगरी डी पर। कैटेगरी डी में वो डिसेबिलिटी आती हैं जो ऑपरेशनल एरिया में हुई हैं पर दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशंस में नहीं। जैसे कश्मीर वैली में सैनिक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था और सांप ने काट लिया, या हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड था, एवलांच आई और डेथ हो गई। कैटेगरी डी में होने वाली डिसेबिलिटी के लिए लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन या लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिलते हैं, और अगर ऐसी इंजरी से सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलती है। इन सभी प्रकार की पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ की कैलकुलेशन के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। और अंत में आते हैं कैटेगरी ई पर। कैटेगरी ई में वो डिसेबिलिटी आती हैं जो ऑपरेशनल एरिया में दुश्मन या मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशंस में हुई हैं, जैसे कश्मीर वैली में ऑपरेशंस में गोली लगने के कारण,
इसके अलावा अगर बैटल इनॉकुलेशन या ट्रेनिंग के दौरान बम फट जाता है तो वो डिसेबिलिटी भी कैटेगरी ई में आएगी। कैटेगरी ई में होने वाली डिसेबिलिटी के लिए वॉर इंजरी पेंशन या वॉर इंजरी रिलीफ मिलते हैं, और अगर ऐसी इंजरी से सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलती है। तो ये थी इंजरीज और बीमारियों की कैटेगरी। अब आते हैं आज के वीडियो के लास्ट मुद्दे पर, और वो है कि ड्यूटी की परिभाषा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन या इंपेयरमेंट रिलीफ तो तभी मिलेगा जब इंजरी ड्यूटी के दौरान हुई, तो ड्यूटी में ये चीजें शामिल होंगी। नंबर 1, जब सैनिक ऑफिस से घर या घर से ऑफिस जा रहा है किसी भी गाड़ी में, जैसे वो घर से ऑफिस अपनी बाइक पर जा रहा है, तो भी वो ड्यूटी पर माना जाएगा। नंबर 2, जब सैनिक ड्यूटी स्टेशन से घर लीव पर जा रहा है या लीव से वापस लौट रहा है, तो भी उसे ड्यूटी पर माना जाएगा। नंबर 3, जब सैनिक किसी फौजी स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है तो उसे ड्यूटी पर माना जाएगा। याद रखने वाली बात, अगर ये स्पोर्ट्स कंपटीशन प्राइवेट है और इसके लिए सैनिक को फौज के द्वारा डिटेल नहीं किया गया है तो उसे ड्यूटी नहीं माना जाएगा। ग्रेट, तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट बातें एक बार दोहराता हूं। नंबर 1, मान लीजिए किसी सैनिक को नौकरी के दौरान कोई इंजरी या बीमारी होती है जो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। 21 सितंबर 2023 के बाद अगर वो डिसेबिलिटी के साथ रिटायर होता है तो उसे इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, और अगर उसे डिसेबिलिटी के लिए इनवैलिड आउट कर दिया जाता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। नंबर 2, इंपेयरमेंट रिलीफ पेंशन नहीं है और सैनिक की डेथ के बाद ये मिलना बंद हो जाएगा। और नंबर 3, डिसेबिलिटी की कैटेगरीज को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ पर डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा 21 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर इशू किया था। इस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने इस लेटर पर पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा को आगे लेकर जाएंगे और 3 मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है जो इस प्रकार है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पार्ट 2 में बताऊंगा कि कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और पार्ट 3 में बताऊंगा कि लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन और लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ क्या होते हैं। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ के अंतर को बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए इस अंतर को संक्षेप में दोहरा देता हूं। इन दोनों चीजों में समानता ये है कि दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका और अमाउंट बराबर होते हैं, लेकिन इनमें 3 महत्वपूर्ण अंतर हैं। नंबर 1, इंपेयरमेंट रिलीफ तब मिलता है जब डिसेबिलिटी 20% या उससे ज्यादा है और डिसेबिलिटी मिलने के बाद सैनिक की सर्विस कंटिन्यू रहती है। डिसेबिलिटी पेंशन तब मिलती है जब सैनिक को डिसेबिलिटी के कारण इनवैलिड आउट कर दिया जाता है। नंबर 2, डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स फ्री होती है। इंपेयरमेंट रिलीफ के साथ मिलने वाली पेंशन टैक्स फ्री नहीं होती। नंबर 3, पूरी डिसेबिलिटी पेंशन पर डियरनेस रिलीफ यानी डीआर मिलता है, लेकिन इंपेयरमेंट रिलीफ पर डीआर नहीं मिलता। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहूंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ में एक और अंतर है और वो है फैमिली पेंशन का। लेकिन 21 सितंबर 2023 के इस लेटर के कारण फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन में कोई बदलाव नहीं आया है। क्यों? क्योंकि फैमिली पेंशन मिलती है सैनिक की डेथ के बाद, और सैनिक की डेथ के बाद डिसेबिलिटी एलिमेंट और इंपेयरमेंट रिलीफ दोनों मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन
अब भी वैसे ही होगी जैसे 21 सितंबर 2023 से पहले होती थी। तो ये था पिछले वीडियो पर स्पष्टीकरण। डिसेबिलिटी पेंशन की कैलकुलेशन के लिए एक बात जानना जरूरी है और वो है ब्रॉड बैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। ब्रॉड बैंडिंग पर गवर्नमेंट ने 27 दिसंबर 2023 को एक लेटर इशू किया था। इस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इस लेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस लेटर के अनुसार डिसेबिलिटी की ब्रॉड बैंडिंग इस प्रकार से की जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर किसी सैनिक की डिसेबिलिटी 50% या उससे कम है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन की कैलकुलेशन के लिए माना जाएगा 50% यानी 50%। इसका अर्थ है कि डिसेबिलिटी चाहे 20% हो या 50%, डिसेबिलिटी की कैलकुलेशन 50% के हिसाब से की जाएगी। इसी तरह अगर डिसेबिलिटी 50% से ज्यादा है और 75% या उससे कम है तो डिसेबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए उसे 75% माना जाएगा। और अगर डिसेबिलिटी 75% से ज्यादा है और 100% या उससे कम है तो डिसेबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए उसे 100% माना जाएगा। तो इसे कहते हैं ब्रॉड बैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। अभी कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि इंपेयरमेंट रिलीफ तभी मिलेगा जब डिसेबिलिटी 20% या उससे ज्यादा हो। यानी इंपेयरमेंट रिलीफ के लिए अगर डिसेबिलिटी 20% से कम है तो उसे ब्रॉड बैंडिंग करके 50% नहीं माना जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन के लिए मैं एक गणित की नोटबुक खोलता हूं जिसे कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं एक्सेल शीट। इस शीट के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। फायदा यह है कि जब आप अपनी पे और डिसेबिलिटी को इस शीट में डालेंगे तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन अगर कंप्यूटर नहीं है तो यह कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप इसे अपनी डायरी में भी कर सकते हैं। तो ये आ गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो ये है हवलदार गुरुंग का डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन। हवलदार गुरुंग की एज है 45 इयर्स अगले बर्थडे को। उनकी डिसेबिलिटी है 60%, 60% और उन्हें इस डिसेबिलिटी के लिए इनवैलिड आउट किया जा रहा है। क्योंकि वो इनवैलिड आउट किए जा रहे हैं उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। कैसे कैलकुलेट की जाएगी चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली टेबल में मैंने उनकी पे इन सर्विस दिखाई है जो कि बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और छोटे मोटे एलिमेंट जैसे एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस को मिलाकर टोटल है 50,000 रुपए। अब पहली याद रखने वाली बात यह है कि डिसेबिलिटी पेंशन में दो एलिमेंट होते हैं, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। तो जो पहला टेबल है उसके अंदर मैंने सर्विस एलिमेंट कैलकुलेट किया है जो कि बहुत सरल है। वो सर्विस पेंशन के बराबर होता है यानी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%। तो क्योंकि हवलदार गुरुंग की लास्ट ड्रॉन सैलरी 50,000 रुपए थी तो उनका पेंशन का सर्विस एलिमेंट बनेगा 50,000 रुपए का 50% यानी 25,000 रुपए। तो ये था सर्विस एलिमेंट। अब आते हैं अगली टेबल पर जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट का कैलकुलेशन। इसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूं। तो सबसे ऊपर वाली लाइन में मैंने लिखा है फॉर 100% डिसेबिलिटी 30%। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि रूल्स के हिसाब से अगर किसी सैनिक की डिसेबिलिटी 100% है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 30%, 100% डिसेबिलिटी के लिए। तो अगली लाइन में हमने लिखा है कि 100% डिसेबिलिटी के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हवलदार गुरुंग का लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी 50,000 रुपए गुणा 30%। तो 50,000 रुपीज को 30% से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गया 15,000 रुपए। तो ये अमाउंट हवलदार गुरुंग को मिलता अगर उनकी डिसेबिलिटी होती 100%, पर उनकी डिसेबिलिटी 100% नहीं है, उनकी डिसेबिलिटी है 60%, जो कि मैंने अगली लाइन में लिख दी है। अब उससे अगली लाइन में लिखा है ब्रॉड बैंडेड डिसेबिलिटी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर डिसेबिलिटी 50% से ज्यादा और 75% या उससे कम है तो डिसेबिलिटी पेंशन की कैलकुलेशन के लिए उसे माना जाएगा 75% यानी 75%। तो वो हमने अगली लाइन में लिख दी है 75%। अब हवलदार गुरुंग का डिसेबिलिटी एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने 15,000 को गुणा कर दिया 75% से, तो उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट आ गया 11,250 रुपए। और डिसेबिलिटी पेंशन कितनी बनेगी? डिसेबिलिटी पेंशन निकालने के लिए हमने
सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट को जोड़ दिया तो टोटल डिसेबिलिटी पेंशन हवलदार गुरुंग को 36,250 रुपए यानी 36,250 रुपीज मिल जाएगी। अब इसके नीचे मैंने 3 इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं। वो क्या है? नंबर 1, डिसेबिलिटी पेंशन उस सैनिक को मिलती है जिसकी बीमारी या इंजरी फौजी नौकरी के कारण होती है और जिसे उस डिसेबिलिटी के कारण नौकरी से इनवैलिड आउट कर दिया जाता है। नंबर 2, पूरी की पूरी पेंशन यानी सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट पूरी डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और नंबर 3, पूरी डिसेबिलिटी पेंशन यानी सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट पर डियरनेस रिलीफ यानी डीआर मिलेंगे। तो ये था डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन। अब आते हैं इंपेयरमेंट रिलीफ की कैलकुलेशन पर। और हवलदार गुरुंग को इंपेयरमेंट रिलीफ कब मिलेगा? जब उनको डिसेबिलिटी तो मिली पर उनकी नौकरी कंटिन्यू रही। तो जब इनवैलिड आउट किए गए तो डिसेबिलिटी पेंशन, और जब सर्विस कंटिन्यू रही तो उन्हें इंपेयरमेंट रिलीफ मिला। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, डिसेबिलिटी एलिमेंट और इंपेयरमेंट रिलीफ के अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। तो ये है हवलदार गुरुंग का इंपेयरमेंट रिलीफ का कैलकुलेशन। उसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि डिसेबिलिटी पेंशन तब मिली थी जब हवलदार गुरुंग को नौकरी से इनवैलिड आउट कर दिया गया था। पर इस केस में हालांकि उनको 60% डिसेबिलिटी मिली है पर उनकी नौकरी कंटिन्यू रही है, इसलिए उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, उन्हें इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। और मैं पहले बता चुका हूं कि डिसेबिलिटी एलिमेंट और इंपेयरमेंट रिलीफ के अमाउंट में कोई अंतर नहीं होता है। डिसेबिलिटी एलिमेंट भी पिछली टेबल में 11,250 रुपए था और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इंपेयरमेंट रिलीफ भी 11,250 रुपए है। लेकिन 3 अंतर हैं। वो क्या अंतर है वो मैंने नोट्स में लिख दिए हैं। नंबर 1, इंपेयरमेंट रिलीफ उस सैनिक को मिलता है जिसकी बीमारी या इंजरी फौजी नौकरी के कारण तो हुई है लेकिन उसकी सर्विस चालू रही यानी उसे नौकरी से इनवैलिड आउट नहीं किया गया। नंबर 2, ये पूरी की पूरी पेंशन पर टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इंपेयरमेंट रिलीफ पेंशन नहीं है और इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन ही टैक्स फ्री होगी, तो इसलिए इस पूरी पेंशन पर टैक्स लगेगा। और नंबर 3, इंपेयरमेंट रिलीफ पर डियरनेस रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये था पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कोई टॉपिक कवर करूं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं पक्का उन टॉपिक्स को भविष्य में कवर करूंगा। थैंक यू। ग्रेट। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहली बात तो ये होता क्या है। इंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के अनुसार जब भी किसी सैनिक को डिसेबिलिटी मिलेगी तो उसका मेडिकल बोर्ड किया जाएगा, जैसे पहले होता था। यही बोर्ड डिसेबिलिटी देगा। इस बोर्ड को कहते हैं रिटेंशन कम इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड। ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि डिसेबिलिटी के बावजूद सैनिक फौजी नौकरी के काबिल है। अगर सैनिक की सर्विस कंटिन्यू रहती है तो उसे 2 चॉइस मिलेंगी। या तो आप रिटायरमेंट के बाद इंपेयरमेंट रिलीफ ले सकते हो, उसका कैलकुलेशन हमने कुछ देर पहले देखा था। दूसरी चॉइस है कि आप इंपेयरमेंट रिलीफ का पैसा लमसम ले लें। इस लमसम पेमेंट को कहते हैं कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ। ये कम्यूटेशन की तरह होता है। रिटायरमेंट के समय आप अपनी 50% तक की पेंशन को कम्यूट करके उसके बदले में एक मोटी रकम ले सकते हैं। इसी तरह डिसेबिलिटी मिलने पर आप इंपेयरमेंट रिलीफ के बदले में एक मोटी रकम एक ही बार में ले सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि आपने एक बार ये चॉइस कर ली तो इसे फाइनल माना जाएगा, और एक बार आपने ये मोटी रकम ले ली तो आपको पेंशन के बाद मंथली इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि मोटी रकम लेने में फायदा है या पेंशन के बाद मंथली रकम लेने में। तो चलिए कैलकुलेशन को देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने बताया, डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ की कैलकुलेशन के लिए डिसेबिलिटी को ब्रॉड बैंड किया जाता है, लेकिन कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ की कैलकुलेशन के लिए डिसेबिलिटी को ब्रॉड बैंड नहीं किया जाता है।
कैलकुलेशन दिखाता हूं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए अपनी गणित की नोटबुक फिर से खोलते हैं और ये आ गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो इस केस में हवलदार गुरुंग का मेडिकल बोर्ड हुआ, उन्हें डिसेबिलिटी 60% मिली, उन्हें सर्विस में रिटेन किया गया यानी इनवैलिड आउट नहीं किया गया, और उन्होंने ऑप्शन दिया कि मैं पेंशन के बाद मंथली बेसिस पर इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं लूंगा, उसके बदले में मैं अभी एक लमसम रिलीफ लूंगा जिसे कहेंगे कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ। तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, चलिए देखते हैं। तो पहली टेबल के अंदर वही पहले की तरह मैंने लिखा है कि उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी टोटल कितनी थी, वो थी 50,000 रुपए। अब आते हैं उसकी अगली टेबल पर और देखते हैं कि उनका कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहली लाइन में मैंने लिखा है फॉर 100% डिसेबिलिटी 30%। ये पहले की तरह ही है कि कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ अगर 100% डिसेबिलिटी है तो लास्ट ड्रॉन सैलरी का 30% मिलेगा। तो वो मैंने पहली लाइन में लिख दिया है। सेकेंड लाइन में उनकी डिसेबिलिटी कितनी है, 60%। अभी मैंने ग्रीन में हाईलाइट करके लिखा है, जो आपको पहले भी बताया था कि कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ निकालने के लिए डिसेबिलिटी की ब्रॉड बैंडिंग नहीं की जाती है, तो इसलिए 60% डिसेबिलिटी को 75% नहीं माना जाएगा। तो इसमें 60% मैंने लिख दिया है। उसके अगली लाइन में मैंने लिखा है नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। और अगला जो लाइन है उसमें मैंने लिखा है कम्यूटेशन फैक्टर। अब ये कम्यूटेशन फैक्टर उन लोग को मालूम होगा जिन्होंने पेंशन पर मेरा कम्यूटेशन वाला वीडियो देखा था। इस कम्यूटेशन फैक्टर को निकालते हैं कम्यूटेशन टेबल से, जिसे अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस टेबल में जैसा कि मैंने बताया है, एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे हवलदार गुरुंग की कितनी है, 45 ईयर्स। और इसमें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन में, उसमें आप देख पा रहे हैं कि 45 ईयर्स के अगेंस्ट जो उसके सामने लिखा हुआ है उसे बोलते हैं कम्यूटेशन फैक्टर, वो है 8.996। तो अब हम अपनी टेबल पर वापस आते हैं। उस 8.996 को मैंने यहां पर एंटर कर दिया है। तो कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ निकालने के लिए अब हम इन सबको गुणा कर देंगे। किस किस को, 50,000, 30%, 60%, 12 और 8.996, इन पांचों को जब हम गुणा करेंगे तो वो अमाउंट निकल कर आ जाएगा 9,71,568 रुपए, यानी 9,71,568 रुपीज। ये हवलदार गुरुंग को वन टाइम कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिल जाएगा। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने पहले भी एक सवाल किया था कि आपके लिए इंपेयरमेंट रिलीफ मंथली बेसिस पे लेना फायदेमंद है या फिर कैपिटलाइज्ड लमसम अमाउंट लेना फायदेमंद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हवलदार गुरुंग को कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिला है 9,71,568 रुपए, जबकि पिछली शीट में हमने देखा था उसे मंथली इंपेयरमेंट रिलीफ मिल रहा था 11,250 रुपए। तो अगर हम 9,71,568 को डिवाइड करते हैं 11,250 से, तो निकल के आता है 86, यानी हवलदार गुरुंग को 86 महीने 86 मंथ्स के का इंपेयरमेंट रिलीफ लमसम मिल रहा है। 86 मंथ्स का मतलब है करीब करीब 7 साल। पर रिटायरमेंट के बाद पूरी उम्मीद है कि आप 20 से 30 साल तक जीवित रहेंगे। तो अगर आप कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ ले लेते हैं तो आपको केवल 7 साल का इंपेयरमेंट रिलीफ मिल रहा है और आगे आने वाले 30 साल तक कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी डिसेबिलिटी मिलती है और आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि पेंशन के बाद इंपेयरमेंट रिलीफ लेना है या अभी एक लमसम अमाउंट लेना है, तो आपको ऑप्शन लेना चाहिए कि मेरे को अभी लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे पेंशन के बाद मंथली बेसिस पर इंपेयरमेंट रिलीफ दिया जाए। तो ये था पार्ट 2। और अब आते हैं पार्ट 3 पर और संक्षेप में देखते हैं कि लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन और लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ क्या होते हैं। तो ये तब मिलते हैं जब सैनिक की इंजरी या बीमारी ऑपरेशनल एरिया में तो हुई है पर दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशंस में नहीं। जैसे कश्मीर वैली में सैनिक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था और सांप ने काट लिया, या हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड था और फ्रॉस्ट बाइट हो गया जिसके कारण हाथ की एक उंगली काटनी पड़ी। अगर यही इंजरी दुश्मन की गोली लगने से होती तो वॉर इंजरी पेंशन मिलती। वॉर इंजरी पेंशन के बारे में
अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहरहाल ये था लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन का अर्थ। तो ऐसी ऑपरेशनल एरिया की इंजरी के कारण अगर सैनिक इनवैलिड आउट कर दिया जाता है तो उसे लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, और अगर उसकी सर्विस कंटिन्यू रहती है तो उसे लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। इन दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसा डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ का था, लेकिन एक फर्क है, और वो ये है कि लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन लास्ट ड्रॉन सैलरी का 80% से कम नहीं हो सकती। यानी अगर सैनिक को ऑपरेशनल एरिया में इंजरी हुई और उसे इनवैलिड आउट किया गया तो उसे कम से कम अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 80% यानी 80% पेंशन मिलेगी, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट को मिलाकर। उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए नायक पवार इनवैलिड आउट किए जा रहे हैं और उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, लेकिन जब उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेट की गई तो वो आई 70,000 रुपए, तो भी उन्हें पेंशन 80,000 रुपए मिलेगी, क्योंकि लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन 1 लाख रुपए का 80% यानी 80,000 रुपए से कम नहीं हो सकती। तो ये था डिसेबिलिटी पेंशन और लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन में अंतर। ग्रेट, तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें एक बार दोहरा देता हूं। नंबर 1, अगर डिसेबिलिटी के कारण सैनिक को इनवैलिड आउट कर दिया जाता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, लेकिन अगर उसकी सर्विस कंटिन्यू रहती है तो उसे इंपेयरमेंट रिलीफ मिलता है। अगर यही इंजरी ऑपरेशनल एरिया में होती है तो सैनिक को लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन या लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिलते हैं। नंबर 2, जब आपको डिसेबिलिटी मिलती है और आपकी नौकरी कंटिन्यू रहती है तो आप उस डिसेबिलिटी के बदले एक मोटी रकम ले सकते हैं। इसे कहते हैं कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपने कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ ले लिया तो आपको रिटायरमेंट के बाद मंथली इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। अगले वीडियो में हम वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा 21 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर इशू किया था। इस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने इस लेटर पर पिछले 2 वीडियो में चर्चा की है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। पिछले दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के अंत में भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम उस चर्चा को आगे लेकर जाएंगे और 4 इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में बांटा है जो इस प्रकार है। पहला, 21 सितंबर 2023 के लेटर में डिसेबिलिटी के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 बातें क्या हैं। पार्ट 2 में बताऊंगा कि वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पार्ट 3 में बताऊंगा कि कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो पार्ट 4 में बताऊंगा कि इनवैलिड पेंशन क्या होती है और कब मिलती है। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 21 सितंबर 2023 के लेटर में डिसेबिलिटी के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो ये इस प्रकार है। नंबर 1, अब तक रूल ये था कि अगर कोई सैनिक फौज ज्वाइन करते वक्त फिट था तो ये माना जाएगा कि उस दिन के बाद उसे जो भी इंजरी या बीमारी हुई वो फौजी नौकरी के कारण हुई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप एंटाइटलमेंट रूल्स के पैराग्राफ 7 को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिन्हें ज्वाइनिंग के समय पता लगाना संभव नहीं है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई बीमारी ज्वाइनिंग के बाद हुई तो वो फौजी नौकरी के कारण ही हुई है। तो यह है पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पर। वो कही गई है पैराग्राफ 8 में, जिसे अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये पैराग्राफ 8 कह रहा है कि जब भी डिसेबिलिटी को सैंक्शन किया जाता है तो ये देखा जाएगा कि क्या सैनिक की इंजरी और डिसेबिलिटी का सीधा सीधा कनेक्शन है या नहीं। अगर ये सीधा कनेक्शन सामने नहीं आता है तो डिसेबिलिटी को रिजेक्ट किया जा सकता है।
एक और बात, अगर आपकी इंजरी या बीमारी कैटेगरी बी या कैटेगरी सी में आती है, यानी वो ऑपरेशनल एरिया में नहीं हुई है और आपकी डिसेबिलिटी रिजेक्ट कर दी जाती है, तो आप बोर्ड के फैसले के खिलाफ 2 अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंजरी या बीमारी कैटेगरी डी या कैटेगरी ई में आती है, यानी वो ऑपरेशनल एरिया में हुई है, तो अपील का सिस्टम लागू नहीं है। बोर्ड ने जो भी डिसेबिलिटी दे दी उसे फाइनल माना जाएगा। तो ये था पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कोई टॉपिक्स कवर करूं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं पक्का उन टॉपिक्स को भविष्य में कवर करूंगा। थैंक यू। ग्रेट, तो अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले, ये वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ मिलते कब है? ये तब मिलते हैं जब आपकी इंजरी ऑपरेशनल एरिया में दुश्मन या मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशंस में हुई है, जैसे कश्मीर वैली में ऑपरेशंस में गोली लगने के कारण। इसके अलावा अगर बैटल इनॉकुलेशन या ट्रेनिंग के दौरान बॉम्ब फटने से इंजरी हो जाती है और डिसेबिलिटी मिलती है, तो उस डिसेबिलिटी के लिए भी वॉर इंजरी पेंशन या वॉर इंजरी रिलीफ मिलेंगे। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ के बीच के अंतर को एक बार फिर से दोहरा देता हूं। तो इनमें 3 महत्वपूर्ण अंतर हैं। वॉर इंजरी रिलीफ तब मिलता है जब डिसेबिलिटी मिलने के बाद सैनिक की सर्विस कंटिन्यू रहती है। वॉर इंजरी पेंशन तब मिलती है जब सैनिक को डिसेबिलिटी के कारण इनवैलिड आउट कर दिया जाता है। नंबर 2, वॉर इंजरी पेंशन टैक्स फ्री होती है। वॉर इंजरी रिलीफ के साथ मिलने वाली पेंशन पर टैक्स लगता है। नंबर 3, पूरी वॉर इंजरी पेंशन पर डियरनेस रिलीफ यानी डीआर मिलता है, लेकिन वॉर इंजरी रिलीफ पर डीआर नहीं मिलता। तो ये थे वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ के अंतर। अब चलिए इनकी कैलकुलेशन को देखते हैं और कैलकुलेशन के लिए मैं अपनी गणित की नोटबुक खोलता हूं। इस शीट के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर नहीं है तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप इसे अपनी डायरी में भी कर सकते हैं। ग्रेट, तो ये आ गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो ये कैलकुलेशन है नायक बलविंदर की वॉर इंजरी पेंशन का। नायक बलविंदर की एज है 45 ईयर्स। उन्हें कश्मीर में मिलिटेंट से लड़ते वक्त गोली लगी और 40% उनको डिसेबिलिटी मिली और उस डिसेबिलिटी के कारण उन्हें अब इनवैलिड आउट किया जा रहा है। क्योंकि उन्हें इनवैलिड आउट किया जा रहा है, उन्हें वॉर इंजरी पेंशन मिलेगी। उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहली टेबल में मैंने सिंपली उनकी जो लास्ट बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे को मिलाकर लिख दिया है 45,000 रुपए। इसकी कैलकुलेशन के लिए उनकी एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस पे ऐड किए जाएंगे, पर कैलकुलेशन को सरल रखने के लिए मैंने सिर्फ 2 ही एलिमेंट दिखाए हैं। तो मान लीजिए उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है 45,000 रुपए। तो उनका सर्विस एलिमेंट कितना बन जाएगा? वो होगा सर्विस पेंशन की तरह ही लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%, यानी उसका आधा, यानी 45,000 को हमने 2 से डिवाइड किया और उनका सर्विस एलिमेंट आ गया 22,500 रुपए। तो ये हो गया सर्विस एलिमेंट। अब आते हैं अगली टेबल पर, जो है वॉर इंजरी एलिमेंट का कैलकुलेशन। और इस टेबल में सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा है फॉर 100% डिसेबिलिटी 100%। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि रूल्स के अनुसार अगर कोई सैनिक ऑपरेशनल एरिया में इंजर होता है और उसे डिसेबिलिटी मिलती है, तो 100% डिसेबिलिटी के केस में उसे वॉर इंजरी पेंशन मिलेगी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 100%। तो वो मैंने पहली लाइन में लिख दिया है। दूसरी लाइन में लिखा है फॉर 100% डिसेबिलिटी अमाउंट। तो अमाउंट कितना मिलेगा? अगर नायक बलविंदर को डिसेबिलिटी मिलती 100%, तो उसको वॉर इंजरी पेंशन का अमाउंट मिलता 45,000 इंटू 100%, दोनों को गुणा किया तो अमाउंट आ गया 45,000 रुपीज। मतलब अगर उन्हें 100% डिसेबिलिटी मिलती तो उन्हें वॉर इंजरी एलिमेंट ठीक उतना ही मिलता जितनी उनकी लास्ट ड्रॉन बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे मिलाकर है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उनको डिसेबिलिटी 100% नहीं मिली है, उनको डिसेबिलिटी मिली है
40%। तो वो मैंने अगली लाइन में लिख दी है। उसके अगली लाइन में मैंने लिख दिया है ब्रॉड बैंडेड डिसेबिलिटी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर किसी सैनिक की डिसेबिलिटी 50% से कम है तो उसे वॉर इंजरी पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन की कैलकुलेशन के लिए ब्रॉड बैंड कर दिया जाता है 50%, जो कि मैंने अगली लाइन में लिख दिया है। तो उनकी ब्रॉड बैंडेड डिसेबिलिटी हो गई 50%। अब उनका वॉर इंजरी एलिमेंट निकालने के लिए हमने 45,000 को गुणा कर दिया है 50% से, तो वॉर इंजरी एलिमेंट आ गया 22,500 रुपए, यानी 22,500 रुपीज। और उनकी वॉर इंजरी पेंशन कितनी आ गई, उसके लिए हमने उनके सर्विस एलिमेंट और वॉर इंजरी एलिमेंट को ऐड कर दिया, उनको जमा कर दिया, तो उनकी टोटल वॉर इंजरी पेंशन आ गई 45,000 रुपए। तो ये था वॉर इंजरी पेंशन का कैलकुलेशन। अब आते हैं वॉर इंजरी रिलीफ की कैलकुलेशन पर। तो ये केस है नायक थापा का। इन्हें भी नायक बलविंदर की तरह 40% डिसेबिलिटी मिली, पर इनको इनवैलिड आउट नहीं किया गया, इनकी सर्विस कंटिन्यू रही। तो क्योंकि सर्विस कंटिन्यू रही, हालांकि वो ऑपरेशनल एरिया में गोली लगने से ही इंजरी हुई थी, उन्हें वॉर इंजरी पेंशन नहीं मिलेगी, उन्हें मिलेगा वॉर इंजरी रिलीफ। तो पहली टेबल पिछली टेबल की तरह ही है। इनकी भी लास्ट ड्रॉन पे जो है वो है 45,000 रुपए। तो सर्विस एलिमेंट पहले की तरह बन जाएगा 22,500 रुपए, 22,500 रुपीज। अब आते हैं अगली टेबल पर और देखते हैं कि वॉर इंजरी रिलीफ को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि पहली जो लाइन है वो पिछली टेबल से अलग है। वॉर इंजरी पेंशन की कैलकुलेशन में हमने देखा था कि फॉर 100% डिसेबिलिटी वॉर इंजरी एलिमेंट मिलता है 100%, पर अगर सर्विस कंटिन्यू रहती है तो फॉर 100% डिसेबिलिटी वॉर इंजरी रिलीफ मिलता है 60%, 100% नहीं। तो वो मैंने पहली लाइन में लिख दिया है 60%। अब आते हैं फॉर 100% डिसेबिलिटी अमाउंट कितना बनेगा। उस अमाउंट के लिए हमने 45,000 को गुणा कर दिया है 60% से, तो वो अमाउंट आ गया 27,000 रुपए। तो नायक थापा को वॉर इंजरी रिलीफ मिलता 27,000 रुपए अगर उनकी डिसेबिलिटी होती 100%, पर उनकी डिसेबिलिटी 40% है, जो कि मैंने अगली लाइन में लिख दी है। और उससे अगली लाइन में मैंने उनकी डिसेबिलिटी को ब्रॉड बैंड करके लिख दिया है 50%। और उनका वॉर इंजरी रिलीफ निकालने के लिए 27,000 को हमने गुणा कर दिया है 50% से, और उनका वॉर इंजरी रिलीफ आ गया 13,500 रुपए। तो रिटायरमेंट के बाद उनको टोटल पेंशन कितनी मिलेगी, उसके लिए मैंने सर्विस एलिमेंट और वॉर इंजरी रिलीफ को ऐड कर दिया है, तो उनकी टोटल मंथली पेंशन बन जाएगी 36,000 रुपए। तो ये था पार्ट 2। और अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहली बात तो ये होता क्या है। तो एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के अनुसार जब भी किसी सैनिक को डिसेबिलिटी मिलेगी तो उसका मेडिकल बोर्ड होगा, जैसे पहले होता था। यही बोर्ड डिसेबिलिटी देगा। इस बोर्ड को कहते हैं रिटेंशन कम इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड। ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि डिसेबिलिटी के बावजूद सैनिक फौजी नौकरी के काबिल है या नहीं। अगर सैनिक की सर्विस कंटिन्यू रहती है तो उसे 2 चॉइस मिलेंगी। अगर आपकी इंजरी ऑपरेशनल एरिया में हुई है तो आप रिटायरमेंट के बाद वॉर इंजरी रिलीफ ले सकते हैं। उसका कैलकुलेशन हमने कुछ देर पहले देखा था। दूसरी चॉइस है कि आप वॉर इंजरी रिलीफ का पैसा लमसम ले लें। इस लमसम पेमेंट को कहते हैं कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ। ये कम्यूटेशन की तरह होता है। रिटायरमेंट के समय आप अपनी 50% तक की पेंशन को कम्यूट करके उसके बदले में एक मोटी रकम ले सकते हैं। इसी तरह डिसेबिलिटी मिलने पर आप वॉर इंजरी रिलीफ के बदले में एक मोटी रकम एक ही बार में ले सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि आपने एक बार ये चॉइस कर ली तो इसे फाइनल माना जाएगा, और एक बार आपने ये मोटी रकम ले ली तो आपको पेंशन के बाद मंथली वॉर इंजरी रिलीफ नहीं मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि मोटी रकम लेने में फायदा है या पेंशन के बाद मंथली रकम लेने में। तो चलिए कैलकुलेशन को देखते हैं। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने बताया, वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ की कैलकुलेशन के लिए डिसेबिलिटी को ब्रॉड बैंड किया जाता है, लेकिन कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ की कैलकुलेशन के लिए डिसेबिलिटी को ब्रॉड बैंड नहीं किया जाता।
कैलकुलेशन दिखाता हूं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए अपनी गणित की नोटबुक फिर से खोलते हैं और ये आ गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो ये है नायक शिंदे का कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ का कैलकुलेशन। नायक शिंदे को भी नायक बलविंदर और नायक थापा की तरह 40% डिसेबिलिटी मिली। उनकी भी इंजरी मिलिटेंट से लड़ते हुए गोली लगने के कारण हुई थी। उनकी सर्विस कंटिन्यू रही, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पेंशन के बाद वॉर इंजरी रिलीफ नहीं चाहिए मंथली बेसिस पर, मुझे उसके बदले में एक लमसम अमाउंट दे दिया जाए। उस लमसम अमाउंट को कहेंगे कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ। और ये टेबल बता रही है कि उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहली टेबल पहले की जैसी ही है। नायक शिंदे की जो लास्ट ड्रॉन पे है वो है 45,000 रुपए। अब अगली टेबल में आते हैं और देखते हैं कि उन्हें लमसम अमाउंट कितना मिलेगा। तो उस टेबल में सबसे ऊपर वाली जो लाइन है वो पिछली टेबल की तरह ही है और उसमें मैंने लिखा है फॉर 100% डिसेबिलिटी वॉर इंजरी रिलीफ कितना मिलेगा, 60%। तो ये हो गया पहली लाइन। अब आते हैं दूसरी लाइन पर, वो है डिसेबिलिटी। तो उनकी डिसेबिलिटी कितनी मिली है उन्हें, 40%। अब इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट की है, वो ये है कि वॉर इंजरी रिलीफ अगर कोई सैनिक मंथली बेसिस पे लेता है तो उसे ब्रॉडबैंड किया जाता है, पर कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ को ब्रॉडबैंड नहीं किया जाता। तो इस कैलकुलेशन में नायक शिंदे की डिसेबिलिटी को 40% लिया जाएगा, ना कि 50%। तो ये मैंने इस लाइन में लिख दिया है कि उनकी डिसेबिलिटी है 40%। अगली लाइन में लिखा है नंबर ऑफ मंथ्स, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। और उसके अगली लाइन में मैंने लिखा है कम्यूटेशन फैक्टर। अब इस कम्यूटेशन फैक्टर के बारे में आप जानते होंगे अगर आपने मेरा पेंशन की कम्यूटेशन का वीडियो देखा था। इस कम्यूटेशन फैक्टर को सैनिक की एज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है और इस टेबल से लिया जाता है, जिसे अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है, क्योंकि नायक शिंदे की एज 45 ईयर्स 45 साल है, तो उनका कम्यूटेशन फैक्टर आएगा 8.996, जो कि हम उस टेबल पर वापस आते हैं, मैंने यहां पर एंटर कर दिया है। और अब वॉर इंजरी रिलीफ निकालने के लिए इन सभी को गुणा कर दिया है। किस किस को, 45,000, 60%, 40%, 12 और 8.996। जब इन सब को गुणा कर दिया तो नायक शिंदे का वॉर इंजरी रिलीफ निकल कर आ गया, जो है 11,65,882 रुपए। ये है कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपके लिए फायदेमंद क्या है, कि आपको मंथली बेसिस पर वॉर इंजरी रिलीफ लेना चाहिए पेंशन जाने के बाद, या फिर ये लमसम अमाउंट लेना चाहिए। तो जैसा कि हमने कुछ देर पहले देखा था, नायक थापा ने कहा था कि मुझे पेंशन जाने के बाद मंथली बेसिस पर वॉर इंजरी रिलीफ चाहिए, और उनको वॉर इंजरी रिलीफ कितना मिला था, 13,500 रुपए पर मंथ। और यहां पर नायक शिंदे को टोटल लमसम अमाउंट कितना मिल रहा है, 11,65,882 रुपए। अगर आप 11,65,882 को 13,500 रुपए से डिवाइड करते हैं तो आएगा 86 मंथ्स, यानी कि नायक शिंदे को सिर्फ 7 साल का वॉर इंजरी रिलीफ लमसम अमाउंट मिल रहा है। पर जैसा कि हम जानते हैं रिटायरमेंट के बाद हमारी लाइफ हो सकती है 20 से 30 साल तक। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन आती है तो आपको ऑप्शन देनी है कि मुझे लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे रिटायरमेंट के बाद मंथली बेसिस पर वॉर इंजरी रिलीफ दिया जाए। तो ये था पार्ट 3 और अब आते हैं पार्ट 4 पर और संक्षेप में देखते हैं कि इनवैलिड पेंशन क्या होती है। तो जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया है, अगर किसी सैनिक को डिसेबिलिटी के लिए सेना से इनवैलिड आउट किया जाता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन या वॉर इंजरी पेंशन मिलेगी, बशर्ते वो डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, यानी वो फौजी ड्यूटी के कारण हुई है। अब सवाल आता है कि अगर वो डिसेबिलिटी फौजी ड्यूटी के कारण नहीं हुई है तो क्या होगा। जैसे सैनिक लीव पर घर गया, बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ और उसे इनवैलिड आउट कर दिया गया। इस केस में क्योंकि इस डिसेबिलिटी का कारण फौजी नौकरी नहीं है, उस सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, उसे मिलेगी इनवैलिड पेंशन। और इनवैलिड पेंशन कितनी होगी, ये होगी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% यानी 50%। जैसे मान लीजिए सिपाही मंजूनाथ की लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे
एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस मिलाकर 50,000 रुपए है तो उसकी इनवैलिड पेंशन बनेगी 25,000 रुपए। एक याद रखने वाली बात यह है कि 4 जनवरी 2019 को इस विषय में एक इंपॉर्टेंट लेटर निकला था। 4 जनवरी 2019 से पहले इनवैलिड पेंशन तभी मिलती थी जब इनवैलिड आउट होते समय सैनिक की नौकरी 10 साल या उससे ज्यादा होती थी। लेकिन जो भी सैनिक 4 जनवरी 2019 या उसके बाद सर्विस में हैं, उस पर यह नया रूल लागू है और वो रूल है कि इनवैलिड पेंशन के लिए 10 साल की सर्विस की जरूरत नहीं है। तो चाहे इंजरी फौज की नौकरी के कारण ना हो, अगर किसी सैनिक को इनवैलिड आउट किया जा रहा है उसे इनवैलिड पेंशन मिलेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी नौकरी कितनी है। लेकिन इनवैलिड पेंशन के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है और वो ये है कि इनवैलिडमेंट मेडिकल बोर्ड ये सर्टिफाई करना चाहिए कि सैनिक अपनी डिसेबिलिटी के कारण अब फौज और सिविल दोनों में नौकरी करने में समर्थ नहीं है। ग्रेट, तो ये था आज का वीडियो। तो मैंने नए पेंशन एंटाइटलमेंट रूल्स जो 21 सितंबर 2023 को पब्लिश हुए हैं उन पर 3 वीडियो किए हैं। पिछले 2 वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके अलावा अगले हफ्ते मैं इन तीनों वीडियोस को ज्वाइन करके एक सिंगल वीडियो में रिलीज करूंगा, क्योंकि ये तीनों वीडियो आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा होगा कि आप वो पूरा वीडियो देखें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।